नमस्कार स्टूडेंट, मैं अजय कुमार। आज मैं आपके लिए काफ़ी बेहतर 2023 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए या आगामी आने वाले एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं उनको ध्यान में हम रखते हुए एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो में हम जिक्र करेंगे आप लोग के बीच जो जितने भी संभावित प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वे सारे प्रश्न को हम एक फ्रेम में सीरियल वाइज लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आपको केवल 2 से 3 बार सुनना है। हम ये कहेंगे कि वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना, और 2 से 3 बार सुनिए। और सुनने वक्त यदि फेयर कॉपी आपके पास हो तो और 4 चांद आपका हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपकी तैयारी काफी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे एक ऑडियो के माध्यम से, जो केवल आपको सुनना है। फेयर कॉपी में देख करके यदि आप पढ़ते हैं तो वो और भी बेस्ट होगा। टेलीग्राम पर टोटल फेयर कॉपी हमने अपलोड कर दिया है एजे स्टडी लाइव पर, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है उसको आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि देखते हैं कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, जिसके कारण मेरा मनोबल जो है थोड़ा सा टूट जाता है और हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लगता है ये वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट कीजिए हमें, ठीक है। तो हम आप लोग के बीच जो लेकर के आए हैं टॉपिक काफी मस्त है, काफी जबरदस्त टॉपिक है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये हम हिंदी का प्रश्न लेकर के आए हैं और ये YouTube पर पहली बार होने वाला ये धमाका। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें लगे कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, चाह रहे हैं और उनको इस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका टोटल का। हम बारी बारी से सारे प्रश्न को जिक्र करेंगे और इसका ऑडियो फ्लो में हम आंसर बताएंगे। 2 टाइम आपको सुन लेना है। जैसा कि पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपको क्या दिख रहा है कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। पहले प्रश्न को यदि हम फ्रेम कर लेते हैं तो पहले प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आइए इस प्रश्न के हम उत्तर को देखते हैं। देखिए, मंगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था, मतलब स्वतंत्रता की होड़ को लेकर के जो है विवाद था। मंगम्मा चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले, उसके पति को जन्म देने वाली तथा लालन पालन करने वाली वही है, इसीलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। जबकि बहू का मानना था कि वह मेरी पति है, मेरा पति है तथा सहारा है, इसीलिए पति पर पूरा हक मेरा है। इसी बात को लेकर के मंगम्मा और बहू के बीच क्या था, विवाद छिड़ा हुआ था, होड़ छिड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की हम बात अगर कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 काफी बेस्ट प्रश्न है। प्रश्न 2 कहता है, आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा होगा, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। आइए इस प्रश्न को हम लेकर के चल लेते हैं। देखिए, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक शौकीन मिजाज का जुआरी था और वह मंगम्मा से कर्ज मांगता था और साथ ही वह मंगम्मा के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से संबंधित। कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए
कौन सा तरीका अपनाया? काफी जबरदस्त है और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, हम इस उत्तर को समझने का प्रयास कर लेते हैं। बहू को जब पता चला कि उसकी सास मंगम्मा गांव के ही रंगप्पा नामक आदमी को पैसा देने को तैयार हो गई है। कहानी मालूम है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि मंगम्मा दही बेचती थी, कोई खाने वाला नहीं था, तो जो भी पैसा आता था उसके पास ही था। और बहू को मालूम चल गया कि जो मंगम्मा है, गांव के जो जुआरी लड़का रंगप्पा है, उसको वो कर्ज देने वाली है, पैसा देने वाली है। तो उसने अपने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेज दिया कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं कभी भी आपके अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा। और वह अपने पुत्र को यह कहकर भेजी कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अतः बहू ने सास को मनाने के लिए यही तरीका अपनाई। काफी इजी फॉर्म में हम टोटल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं ताकि आपके जो एग्जाम में मदद मिल सके। एक आम बोलचाल की भाषा में हम प्रश्न को लेकर के आए हैं। 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको कम, हम वादा करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा वो प्रश्न है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। क्या करना है हमें? मंगम्मा का जो है चरित्र चित्रण करना है। आइए हम जानते हैं। देखिए, मंगम्मा इस कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। देखिए, हम जब वर्णिका पाठ की बुक की चर्चा कर लेते हैं तो इसमें जितने भी कहानियां दी गई है वे सभी कहानियां क्या है? स्त्री प्रधान कहानियां हैं और इसमें पुरुषों का महत्व जो है नगण्य मात्र की है। जैसे आप आजकल टीवी सीरियल में देखते होंगे कि जितने भी सीरीज आ रहे हैं उसमें क्या है, महिलाओं की भूमिका अधिक है और पुरुषों की भूमिका न के बराबर होती है। तो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं मंगम्मा का चरित्र चित्रण। तो मंगम्मा इस कहानी की नायिका है जो पति द्वारा उपेक्षित रही है। वह विधवा है और दही बेचने का कार्य करती है। वह खुले दिल की है। वह अपनी हर अनुभव, सुख दुख लेखक की पत्नी को सुनाते हैं। लेखक की पत्नी, तब ये कहानी चर्चा में आया। वह आपको ये कमेंट करना है कि मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है, ठीक है? और मंगम्मा लेखक की पत्नी को क्या कह करके बुलाती थी, कमेंट कीजिएगा। ये आपका काम है कमेंट करना, ठीक है? वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं व्यवहार कुशल नारी है। वह रंगप्पा के हरकत के सामने नहीं झुकती है। वह परिवार के साथ रहने की इच्छा प्रकट करती थी। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि वह एक समझदार एवं परिवार प्रिय महिला है। मंगम्मा का चरित्र काफी चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और सुसज्जित महिला थी जो अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहती थी। इसी कारण लास्ट में जब बहू मंगम्मा को मनाने के लिए बेटों को भेजा तो उस पर भी वो अपना स्वीकार कर ली, अपना ली उसे। अंततः फिर मंगम्मा की जो बहू थी वो भी साथ आ गई, ठीक है? अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र प्रस्तुत करें। लक्ष्मी, आपको ये कमेंट करना है कि लक्ष्मी जो नायिका है वो कौन से पाठ का है। इसके शीर्षक का नाम आपको कमेंट करना है। लक्ष्मी कौन से पाठ की नायिका है और इसके लेखक कौन है, ठीक है? हम जानते हैं लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। तब तक चलिए, लक्ष्मी अति सामान्य परिवार की महिला थी। वे इस कहानी की नायिका है। उसका पति कलकत्ता में नौकरी करके
पत्नी लक्ष्मी को जो कुछ भेजता है उसे गुजारा न होने के वजह से वह तहसीलदार, अंडरलाइन कीजिएगा, तहसीलदार और कलकत्ता में नौकरी पति करता है, ठीक है। तहसीलदार साहब के घर पर कुछ छिटपुट काम करती थी और अपने जरूरतों को पूरा करती थी। उसे 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां है। पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा जमीन को अंडरलाइन कीजिएगा, जो बाढ़ एवं सूखा के कारण बोझ साबित होती है। तूफान से घर टूट जाता है जिसे वह कर्ज लेकर के मरम्मत कराती है। अतः लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर दे सकते। 2 से 3 बार सुनिए, आपको पूर्णतः जो है याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। कहानी के आधार पर हमें यह बताना है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। कहानी के आधार पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रस्तुत कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। यह क्षेत्र कभी सूखा तो कभी बाढ़ के चपेट में प्रभावित रहता है। लगातार वर्षा के कारण लोग बाढ़ के भय से त्रस्त हो जाते हैं, इससे पहले सूखा पड़ने के कारण अंकुरण जल जाते हैं, लेकिन लगातार वर्षा के कारण नदियों का जल किनारे को लांघकर खेतों खलिहानों में फैल जाता है। अतः उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी में आई बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में करना है। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें जो बाढ़ का जो दृश्य आया है उस दृश्य का जो है चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। चलिए प्रस्तुत कर लेते हैं चित्रण को। आइए, कहानी में 2 बार आई बाढ़ के दृश्यों का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी जब पहल ससुराल आई थी तो दलेई बांध के टूटते ही चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार सुनाई देता था। जैसे तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। जैसे तुरई के फूल की तरह जो खिलखिलाते लोग थे वह सहसा माने एकाएक मुरझा गए। लोगों की आवाज, उनके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। उस दर्दनाक दृश्य को भूल भी नहीं पाई थी कि पुनः बाढ़ का भय छा गया। पड़ोसी का ही गुणनिधि नाम का लड़का कटक से पढ़कर, अंडरलाइन कीजिएगा, कटक से लौटा था। वह घर घर जाकर लोगों को सावधान करता है। गांव के लड़कों का गठन किया जाता है और दिन रात बांध की रखवाली करता है, फिर भी स्थिति नहीं संभलता है और अंततः बाढ़ पूरे गांव को डुबा देती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी से आप जरूर जुड़िए। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं अगले प्रश्न को। ढहते विश्वास कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, शीर्षक की सार्थकता। तो ढहते विश्वास शीर्षक की सार्थकता को हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास समस्या प्रधान कहानी है। अंडरलाइन पॉइंट, समस्या प्रधान कहानी है। इसमें बाढ़ के माध्यम से लोगों के विश्वास को ध्यान आकृष्ट किया गया है।
बार बार की प्राकृतिक आपदा से लोग निराश एवं हताश हो जाता है। कहानीकार ने इसी निराश तथा अविश्वास को साबित करने के लिए कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। विपत्ति को सहते सहते लोगों का विश्वास बाढ़, तूफान तथा सूखे के साथ नष्ट हो जाती है। किन्हीं पर भरोसा नहीं रहता, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगता है। अतः ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि इसमें देवी देवता पर चर्चा किया गया है। ठीक है, उन पर विश्वास था, असार्ध आश्रा विश्वास था कि इस बार बाढ़ नहीं आएगा। फिर भी लोगों का जो भरोसा था, देवी देवताओं के प्रति हिम्मत था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, सारा का सारा टूट गया। ठीक है, इसीलिए इस कहानी की जो शीर्षक दिया गया है ढहते विश्वास, काफी सार्थक है, सटीक है। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मी कहानी की नायिका है। वह परिश्रमी, साहसी, सहनशील एवं कुशल गृहिणी है। वह हर विपत्ति का मुकाबला साहस के साथ करती है। पति की कमाई से आवश्यकता की पूर्ति न होने पर स्वयं तहसीलदार साहब के घर में काम करके खर्च पूरा करती है। वह ममतामयी माँ भी है। अपने दोनों पुत्रों को न देख करके व्याकुल होते हैं तथा ममता के आवेग में मरे बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। अतः लक्ष्मी सारे गुणों से युक्त महान महिला है। बहुत ही सुंदर सा है, बहुत मजेदार कहानी है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार पूरी कहानी को इस ऑडियो फ्लो में आप लोग के लिए हम तैयार जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा काफी मजेदार चैप्टर। आपके जो स्क्रीन पर ये प्रश्न दिख रहा है, आप हमें ये बताएं कि ये जो प्रश्न ये कौन से पाठ का है। ठीक है, चलिए प्रश्न स्क्रीन पर पढ़ा जाए। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार को अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। मंगू, आंसर लेकर चल लेते हैं। मंगू के प्रति माँ का व्यवहार सहज था। वो उसे बोझ न मानकर माँ का कर्तव्य समझकर उसकी सेवा करती थी। यदि कोई उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देता तो उसका हृदय कड़ा उठता। वह कहती कि मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। मां को मंगू के अलावा 3 संतान और थी, लेकिन बहुएं उनके इन आचरण से दुखी रहती थी। वे चाहती थी कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कर मुक्त हो जाएं। अगले प्रश्न, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। ये मंगू कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। देखिए, मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। उनका मानना था कि मैं जब मां होकर अपनी संतान की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है। मंगू जन्म से गूंगी एवं पागल थी। उसे न तो पेशाब पखाना कहाँ करना है और कहाँ न करना है तक का ख्याल नहीं रहता था, और ना ही कपड़े आदि का भी। रात भर मां उस पर ध्यान रखती थी। वह उसका समय समय पर ओढ़ना, बिछावन
तथा वस्त्र बदलते रहती थी। इसीलिए उन्हें लगता था कि अस्पताल में इस प्रकार कौन देखभाल करेगा। इसी कारण वह हर सलाह देने वाले को यह कहकर टाल देती कि मैं अपनी संतान की सेवा न करके अस्पताल में भर्ती कराना, अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कराने जैसा ही होगा। उन्हें इन्हीं कारणों से जो है वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही सुंदर है, वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है कि कुसुम के पागलपन, एक कुसुम, आप एक बार क्या कीजिएगा, कहानी को पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि कहानी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आप कहानियों को पढ़िएगा एक बार, क्योंकि जब कहानी आप पढ़ लीजिएगा ना तो काफी अच्छा लगेगा आपको, है ना। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर, क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन भी आपको याद करना स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि यदि प्रश्न की प्रकृति आपको मालूम है कि कौन पाठ से लिया गया है, शीर्षक कौन, लेखक कौन है, तो आप इसे लिख सकते हैं, उस कहानी का मूल भाव क्या है। ठीक है, आइए प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देख हर कोई मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह मां को देने लगा। वह लोगों की बातों का विरोध किए बिना चुपचाप उसकी सलाह सुनती रही, लेकिन कुसुम की सुधरी हुई स्थिति को देख उसका विचार बदल जाता है और कुसुम को अपने घर बुलाकर अस्पताल की जानकारी लेती है। कुसुम की बातों से अस्पताल के प्रति उनके मन में पड़ी गांठ खुल जाती है। मन में आई आशा पैदा होती है कि मंगू के भाग्य में अस्पताल जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। यह सोच वह बड़े पुत्र को पत्र भेजकर बुलाती है और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया पूरा करने को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मां कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। शीर्षक की सार्थकता जितनी भी है वो आपको एकदम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शीर्षक की सार्थकता वाले प्रश्न आपको एक 2 नंबर का अवश्य मिल जाएगा। हम इस पार्ट से 10 नंबर कवर करेंगे और एक वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पार्ट के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम एक ऑडियो फॉर्म में आपको जो है हम उपलब्ध करवा देंगे, जिसे आप 2 से 3 बार सुन करके याद आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे, क्योंकि कमेंट जब आपका हम देखते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि कोई देखने वाला है, रिप्लाई आपका जब आता है। ठीक है, इससे मनोबल जो है बना रहता है वीडियो बनाने का। आइए हम इस प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मां कहानी की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। आइए जानते हैं। मां कहानी का शीर्षक कथा वस्तु या कहानी के आधार पर मां रखा गया है। कहानी मां के चारों ओर घूमती है। मां इस कहानी की मुख्य पात्र है। उनकी सबसे छोटी संतान मंगू जन्म से पागल तथा गूंगी है। कहानीकार ने एक मां की हार्दिक महत्व को प्रकट कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मां की ममता उस संतान के प्रति अधिक होती है। बहुत ही सुंदर से ये बात दिया गया है। कहानी के जो लेखक हैं वो लिखते हैं, कहते हैं कि जो मां की जो ममता होती है उस संतान के प्रति अधिक होती है जो असहाय होता है। आप लोग ये महसूस किए होंगे घर पर। कहानीकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण सफलता के साथ कर लेता है, अतः कहानी का शीर्षक मां जो है
पूर्णतः सार्थक है और सटीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, माँ के बड़े पुत्र का चरित्र चित्रण करें। माँ का जो बड़े पुत्र है उसका चरित्र चित्रण करना है। माँ के बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं। जब माँ का पत्र बेटा को मिला तो वह जल्द ही घर आ गया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर करा लेता है। मगर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ के विदा लेते समय करुणा से इस प्रकार प्लावित होता है कि उसका हृदय कड़ाह उठता है और मंगू को अच्छी तरह पालने की प्रतिज्ञा करता है। और ये कहानी आपको मालूम ही है कि अंततः क्या हो जाता है। एक मंगू अस्पताल में जब माँ घर में आती है तो मंगू की कमी को महसूस करती है और बार बार उनका ध्यान उसी पर होता है कि अस्पताल में वो खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कपड़ा बदली होगी कि नहीं बदली होगी। ठीक है, और ये सोच सोच कर जो है एक मंगू अस्पताल में और दूसरा मंगू जो है आपका घर पर तैयार हो जाती है उसकी माँ के रूप में। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कि नगर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। आपको ये बताना है कि कमेंट करना है कि नगर कहानी के लेखक कौन है। आइए जानते हैं। ये जो आंसर हम दे रहे हैं ये मॉडल आंसर है। ये आंसर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसी भी प्रश्न पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है। कोई भी कहानीकार या लेखक अपनी रचना का नामकरण देश, काल, पात्र, परिस्थिति, विषय वस्तु तथा प्रवृत्ति के आधार पर रखते हैं। नगर कहानी का शीर्षक नगरीय व्यवस्था के आधार पर रखा गया है, क्योंकि आज नगर सारी व्यवस्थाओं का केंद्र है। नगर हर सुविधाओं से युक्त होता है, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे लोग भोली भाले साधारण आम जनता का शोषण करते हैं। वली अम्माल अपनी 12 वर्षीय पुत्री, अंडरलाइन पॉइंट, वली अम्माल और अपनी 12 वर्षीय पुत्री पापपाती को नगर के अस्पताल में इलाज कराने को जाती है, लेकिन वहां के व्यवस्था से भयभीत होकर पुत्री को लेकर वापस लौट जाती है, क्योंकि नगर में पैसे वालों की पूछ है। अतः कहानी का शीर्षक नगर घटना एवं परिस्थिति के अनुकूल है। अतः यह कहानी का शीर्षक सार्थक है, सटीक है और उचित है। देखिए, इस कहानी में जो पहले पॉइंट जो हम जिक्र किए हैं कि कोई भी कहानीकार या लेखक अपनी रचना का नामकरण देश, काल, पात्र, परिस्थिति, विषय वस्तु तथा प्राकृतिक के आधार पर रखा जाता है। ये आप किसी भी क्वेश्चन पर जब शीर्षक की सार्थकता पूछें तो आप कोई भी क्वेश्चन पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पापपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। पापपाती 12 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की है। उसकी माँ का नाम वली अम्माल है। पापपाती को बुखार रहता है। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसे मदुरई, अंडरलाइन पॉइंट, मदुरई नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। इसीलिए या इसी क्रम में जो है पापपाती को शहर लाई जाती है। ये प्रश्न हमें कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? क्वेश्चन की भाव को समझिए। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापपाती को जो है अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है?
आइए प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापपाती की अस्पताल में भर्ती इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मां अनपढ़, गरीब एवं ग्रामीण महिला है। अशिक्षित के कारण मां न तो किसी की बात समझ पाती है और न ही कुछ पढ़ पाती है। इस कारण उसे बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। साथ ही अस्पताल में जो कर्मचारी थे वे पैसे पर बिकने वाले थे। ये सब सोचकर बली अम्माल भयभीत हो गई और वे पुनः अपनी बेटी को लेकर के गांव वापस आ गई। बहुत ही ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। जब भी मौका मिले एक बार कहानी को आप लोग खुद से जरूर पढ़िए, बहुत ही मस्त कहानी है। अगला प्रश्न है, वली अम्माल का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं। वली अम्माल ग्रामीण अनपढ़ महिला है। वह स्वभाव से भोली है। भय के कारण ही वह किसी से कुछ पूछने से डरती है। वली अम्माल पापपाती की मां है और वह अनपढ़ होने के कारण 48 नंबर कमरा अंडरलाइन पॉइंट 48 नंबर कमरा नहीं खोज पाती है। वह सहज हृदय महिला है। उसे अपनी पुत्री के प्रति असीम प्रेम है। वह अपनी पुत्री से क्षण भर भी अलग नहीं रह सकती है। वह आस्तिक स्वभाव की महिला है जिसे झाड़ फूक देवी देवता पर असीम विश्वास है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अस्पताल के बड़े डॉक्टर का चरित्र चित्रण करना है। अस्पताल के बड़े डॉक्टर, ठीक है। आपको यह भी कमेंट करना है कि जो पापपाती थी वे कौन से रोग से ग्रसित थी। तब तक हम जिक्र कर लेते हैं अस्पताल के बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर हाल ही में विदेश से शिक्षा प्राप्त कर लौटे थे। वह यहाँ अस्पतालों में मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जब वे पापपाती का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उसे मेनिंजाइटिस रोग है, अंडरलाइन पॉइंट। वह विदेश से इसकी पढ़ाई करके आया था, लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था के कारण जब पापपाती वहां से चली जाती है तो बड़े डॉक्टर उसे वहां न पाकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जूनियर डॉक्टर को उसे खोजने को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, आपको कमेंट करना चैप्टर का नाम। क्वेश्चन है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। चलिए इस प्रश्न की हम उत्तर को देखते हैं। सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी क्योंकि परिवार का माहौल ठीक नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुए हैं, पोते पोतियां हैं, लेकिन किसी के तालमेल नहीं है। परिवार को ऐसी स्थिति देख उसका मन भर जाता है। वह आंखें पोंछकर आकाश की ओर देखती है। घर के लोग मां को बोझ जैसे मानने लगते हैं। इन्हीं सब कारणों से सीता को अपने घर में घुटन महसूस होती है। अगला प्रश्न है, इस समय उनकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करे। VVI प्रश्न पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। सप्रसंग व्याख्या करे। आइए इस फॉर्मेट को आप समझिएगा। जब भी व्याख्या आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मेट पर आप प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश सावरदैया द्वारा लिखित कहानी धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ से लिया गया है। कवि का कहना है कि घर भरा पूरा है, बेटे बहुए पोते पोतियां तथा धन संपत्ति से संपन्न परिवार है, लेकिन पति के मरते ही सीता दूध की मक्खी है। दूध का मक्खी, दूध में जब मक्खी पड़ता तो क्या करते हैं, तुरंत निकाल के झट सा फेंक देते हैं। तीनों बेटे बारी बारी से मां की एक एक महीने अपने पास रखते हैं, लेकिन
सभी उन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। परिवार की ऐसी स्थिति देख उसका हृदय टूट गया। उसके बाद 5 वर्षों के बाद जब तीनों बेटों ने 50-50 रुपये अंडरलाइन पॉइंट की पाली बांधी तो मां का दिल और टूट गया। वह सोचने लगी, यदि मेरा पति जीवित होता तो ऐसा ना होता, इसलिए वह घर छोड़कर चली जाती है और स्वतंत्र जीवन एवं खुली हवा लेने के लिए बाहर निकल गई थी। कारण है कि घर छोड़ते समय आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच उसे घुटन महसूस हो रही थी। इस कहानी में सीता की एक वचन है कि एक पेट अगर किसी को पालना है, केवल एक पेट, तो वो किसी भी तरह से पाल सकता है। जिस प्रकार कुत्ता जो है अपना एक पेट पालने के लिए दर पदर भटक करके भी अपने एक पेट पाल लेता है, उसी प्रकार सीता भी सोचती है कि एक पेट तो हम कैसे भी पाल सकते हैं, कैसे भी पाल लेंगे। ये हो गया। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 2 प्रश्न है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। सीता का चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना है और सीता का जो है क्या करना है, चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना है और धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता। आइए पहले हम जानते हैं सीता की चरित्र चित्रण। सीता इस कहानी की नायिका है जो कि स्वाभिमानी, सहनशील, धैर्यवान तथा ममतामयी है। पति के मृत्यु के बाद वह इच्छा रहित हो जाती है। जो कुछ खाने को मिलता चुपचाप खा लेती है। उसे इस बात पर आश्चर्य होती है कि कहने को तो वह 3 बेटे की मां है, अंडरलाइन पॉइंट 3 बेटे, लेकिन कोई हाल चाल नहीं पूछता। वह हर अपमान को चुपचाप सह लेती है, लेकिन परिवार के दूषित वातावरण को देखकर कहती है कि कहने को तो यह घर है, लेकिन यहाँ खाने पीने को लेकर हमेशा झगड़ा होते रहती है। वह अपने परिवार द्वारा किए गए उपेक्षा तथा घृणा को धैर्यपूर्वक सह लेती है, लेकिन अंत में अधिक अत्याचार के कारण वह घर त्याग कर चली जाती है। अगला एक लास्ट प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता VVI प्रश्न है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी धरती कब तक घूमेगी चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी आरंभ से अंत तक सीता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी 3 बेटे और एक मां की 2 वक्त की रोटी का है, अंडरलाइन पॉइंट, जिसमें रोटी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है और मां की रोटी के कारण बड़ा बेटा कैलाश, अंडरलाइन पॉइंट, अपने 2 भाइयों से कहता है कि मां को रखने का ठेका सिर्फ मैंने ही तो नहीं ले रखा। परिणामतः मां को तीनों बेटों ने बारी बारी तक 1-1 महीने रखने के लिए घूमना पड़ता है। अंत में सीता घर त्याग देती है और कहती है धरती कब तक घूमेगी। इस पूरे आधार के कारण जो है इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी सार्थक है, सही है और सटीक है। तो इस पाठ में हमने पूरे जो सेकेंड हिंदी था उसको हम जिक्र किया एक ऑडियो फॉर्म में। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ये वीडियो टोटल 38 से 39 मिनट में हमने कवर किया और 2 से 3 बार आप इसे अगर सुन लेते हैं तो जितने भी संभावित प्रश्न इससे बन सकता है वे आपका याद हो जाएगा और इसे लिखने का आप जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें मन से और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय।